हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे बिहार स्टेट जो 2025 के लिए आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए। जिसमें से हम देखेंगे जो 2024 में जो आया हुआ क्वेश्चन था, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2024 का जो आया हुआ पेपर 1 जो रखे होंगे सोशल साइंस क्लास 9 to 10 के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसमें से 100 मार्क्स का आता है। और यह रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था 20 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन। इसका फिर 20 में फर्स्ट शिफ्ट, इसका फिर सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें करेंगे। तो आज का जो है 20 में फर्स्ट शिफ्ट में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर जो 50 से लेकर 100 क्वेश्चन आएगा इसका पार्ट 2 फिर आएगा, उसमें हम पार्ट 2 करेंगे। तो आज रहेगा पार्ट 1। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? आपको बताना है। वास्को डी गामा से देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया इससे। तो कहाँ का था? अमेरिका का, पुर्तगाल का, स्पेन का या इंग्लैंड का? फास्ट करेंगे थोड़ा आज का वीडियो में। चलिए, तो ये कहाँ था आपका? पुर्तगाली का। तो ये याद रखना, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली का। पुर्तगाली कहाँ, ये कब आया था भारत में? 1498 में भारत प्रवेश करता है। ये कहाँ था? ये आता है पहले गुजरात, ठीक है। तो ये आता है गुजरात में। गुजरात में आने के बाद यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसका व्यापारी रहता है, गुजरात का व्यापारी। व्यापारी, तो व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद, तो अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति से मिलता है। तो इससे मिलने के बाद फिर जब वास्को डी गामा बोलता है कि हमको ये भारत जाना है, तो बोलता है यही भारत है। और बोलता है कि हमको क्या मसालों के लिए, खेती के लिए ये मसाले चाहिए हमको। फिर क्या होता है, अब्दुल मजीद क्या भेज देता है, ये इसको केरल भेज देता है। केरल भेज देता है किसके पास? जमोरिन के पास। तो फिर जमोरिन के पास जाता है, फिर वहाँ से बात उत करके जो भी है उससे सामान वगैरह लेता है। तो ये रखेगा। उसके बाद फिर फर्स्ट बात तो ये आता है, फिर उसके बाद सेकेंड बार फिर आता है पुर्तगाली, यही वास्को डी गामा। ये 1502 में फिर एक बार आता है। 1502 में फिर एक बार आता है, फिर उसके बाद फिर बाद में आता है, फिर उसके बाद आने के दौरान में ये इसके फिर बाद में मृत्यु भी हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखेंगे। इनकी मृत्यु जो होती है, ये आप इसका मृत्यु याद रखेंगे 1524 में हो जाता है। तो 1524 में इसकी मृत्यु हो जाता है, किसके कारण? मलेरिया के कारण। तो मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु 1524 में हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब बोलेगा इससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली के द्वारा बनाया गया पहला जो कारखाना कब था? तो 1500 इसके द्वारा 3 में। तो 1503 में पुर्तगाली के द्वारा पहला कारखाना कोच्चि में बनाया गया था। तो याद रखें, केरल का कोच्चि, तो यहाँ पे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? सामंत होता है, किसान होता है, राजा होता है, कंपनी? तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है, ये पूछा गया। चलिए, तो सामंतवाद जब भी होगा तो उसमें भूमि का मालिक कौन होता है? राजा होता है। तो सही याद रखा। नवा सामंतवाद की व्यवस्था कब है? 9वीं से लेके 15वीं शताब्दी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या, हम क्लास 9 और क्लास 10, तो जो स्टेट का तैयारी करते हैं क्लास 9 और क्लास 10 का स्टेट के लिए अलग से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन, ये सब पीआई के क्वेश्चन, उसी के एनालाइज करके जो टॉपिक से आता है एनसीईआरटी का एक सीरीज लाएंगे, जिसमें से सिर्फ स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो सीटेट भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और इस चैनल में सिर्फ आपको पी वाई क्यू स्टेट का सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका सही आंसर होगा राजा। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी थी? तो संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किसकी थी? रूसो का, वाडलर का, मॉन्टेस्क्यू का, इसमें से कोई नहीं। और ये सारा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और इसको बार बार एकदम आराम से एग्जाम से जाने से पहले इसको लगा लीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। तो याद रखिएगा रूसो। रूसो के द्वारा एक पुस्तक कब लिखा गया था? 1762 में इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक बोला है ना, तो कब लिखा गया? तो ये याद रखिएगा 1762 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, तीर्थे क्या था? तो तीर्थे, तीर्थे कर क्या था? तो ये पूछा गया तीर्थे कर क्या होता है? पहला भूमि कर होता है, धार्मिक कर, साधारण कर, इनमें से कोई नहीं। एक पता तीर्थे कर होता है। तीर्थ से आपको मतलब हिंट मिल गया होगा। तीर्थे, तीर्थ से क्या होगा? तो तीर्थ, तीर्थ से याद रखिएगा धार्मिक। तो तीर्थ मतलब तीर्थ, तीर्थ से मतलब धार्मिक, तो धार्मिक कर से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। मीन कैप किसकी रचना थी? जो इंपॉर्टेंट है वहां डिस्कस करेंगे। मीन कैप मुसोलिनी का, हिटलर का, बिस्मार्क का, इनमें से कोई नहीं। तो मीन कैप किसकी रचना थी, ये पूछा गया है। आपको बताना सही आंसर क्या होगा। तो आपका हिटलर, तो हिटलर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसके द्वारा कुछ कुछ बुक जैसे कि आया था मीन कैप किसकी रचना था, कुछ बुक का नाम भी आता है जैसा एडम स्मिथ। तो एडम, एडम स्मिथ कौन था? ये अर्थशास्त्र के, तो उसके बारे में जो था अर्थशास्त्र का जो है, इसके द्वारा क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन, ये लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा, वेल्थ ऑफ। न्यूटन के द्वारा क्या था? न्यूटन, तो न्यूटन के द्वारा क्या था? फिलीपींस जो है प्रिंसी, क्या था? प्रिंसिपिया।
तो प्रिंसिपिया नामक बुक इसके द्वारा न्यूटन के द्वारा लिखा गया। अरस्तु के द्वारा द पॉलिटिक्स लिखा गया था। शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ लिखा गया था। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था तो बताना है। देखिए कितना बार क्वेश्चन, ये प्रथम विश्व युद्ध कितना, और ये क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आया। तो हम एनसीईआरटी का भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा देंगे। 1914, 1941, 1952, 50। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ तो 1914 कब से कब तक 1914 से लेकर 28 तक चला था। तो ये भी आपको याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 28 तक। किस किस इसमें एक होता है, क्या होता है, मित्र राष्ट्र था और एक था मतलब कि ध्रुव राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र है, ध्रुव राष्ट्र कितना बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अभी नहीं बताएंगे, बहुत लंबा है। और लास्ट में अंत कब हो जाता था 11 नवंबर 1918 में। इसी के द्वारा फिर एक संधि भी करवाया जाता है। ठीक है, तो वो संधि के दौरान क्या था, वर्साई का संधि के दौरान इसको समाप्त कर दिया जाता है। 96 की घेराबंदी कितनी लंबी थी, 8 दिन, 18 दिन, 28 दिन या 29 दिन। तो 96 की बताइए, ये जो घेराबंदी किया जाता था कितना दिन का था, ये 28 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 दिन का। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, लुईस 16वां जो था 20 वर्ष का था, तो उनका विवाह ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी से हुआ था। तो बताना ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो था उससे लिया गया है। कैथरीन, मैरी टेंटोन, सोफी और जूलियन। बताइए तो किसके साथ विवाह होता है, ये पूछा गया। तो किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे मैरी एंटोन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसके साथ। तो इसके साथ होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है, एक मिनट एक क्वेश्चन में थोड़ा सा, लिब्रो लिब्रो मुद्रा में से एक इकाई थी जिसे 1974 में बंद कर दिया गया था। तो ये पूछा मुद्रा की कौन सी इकाई थी लिब्रो। एक मिनट हम क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में था लिब्रो, यहाँ स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे इसको काटिए, लिब्रो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो पूछा गया लिब्रो में मुद्रा एक की इकाई थी। तो लिब्रा में मुद्रा की एक इकाई थी जिसे 1994 में बंद कर दिया गया था। बताना है कौन सा, ब्रिटेन की, इटली की, स्पेन की, फ्रांस की। तो लिब्रो कहाँ की मुद्रा थी, ये पूछा गया था, मुद्रा थी। चलिए तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रांस में, जिसको 1794 में क्या कहता है, इसको बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की वापसी में मित्र देशों के सेनाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया गया था। और ये वीडियो आज आपका 6 बजे आपका वीडियो ये अपलोड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, अपलोड आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आपका आज शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। मित्र राष्ट्र सेना दल के जर्मनी से अधिक अधिकार थे। रूस से बाहर होने का शांतिपूर्ण वार्ता आसान हो जाएगा। रूसी मदद के बिना सर्बिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी के नष्ट हो जाएगा। और फ्रांस असलंत में हरण हो जाएगा। तो पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी ने वापसी मित्र के देशों के साथ सेना में किस प्रकार के प्रभावित किया था, ये पूछा गया है। तो किस प्रकार का प्रभावित किया था, मित्र देश सेना का जल्द ही समाप्त हो जाएगा, अधिक होने लगे थे। इससे वाला ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील, संथाल, गोंड, मुंडा। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। चलिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति। भील जनजाति फर्स्ट नंबर पर आता है। यदि सेकंड नंबर पर बोलेगा तो सेकंड गोंड जनजाति, थर्ड बोलेगा तो आपका संथाल जनजाति। तो ये सारा सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, और यही बोलेगा झारखंड में, तो झारखंड में यदि बोलेगा तो झारखंड में बोलेगा तो फर्स्ट नंबर पे आता है संथाल। तो झारखंड में बोलेगा संथाल। सेकंड नंबर बोलेगा तो उराव, तो उराव बोलेगा सेकंड नंबर में। और थर्ड नंबर में बोलेगा तो मुंडा। ये सिर्फ झारखंड के लिए बता रहे, तो झारखंड में ये सब जनजाति होता है। अब भारत में बोला भील, सेकंड में गोंड, थर्ड में संथाल, आपको उसमें नेक्स्ट बढ़ते जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा गया, औपनिवेशिक औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के वन संसाधनों के दोहन किस यूरोपीय शक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन। तो बताइए कौन सी क्रांति ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। और ये भी याद रखिएगा, इसमें इसको जो जोड़ा गया था संथाल जनजाति को 2003 में। तो 2003 में इसको जोड़ा गया था, इस संथाल जनजाति को 8वीं मतलब 9वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूछा गया है। पहला था कि वन्य जीवों को बढ़ावा देना और लुप्त प्रजातियों की रक्षा करना, समुदायों के लिए वनों को अपवित्र मतलब कि जो है अति प्रतिबंधित पहुंचाना, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीवी स्थापित करना, या नियंत्रण करना, या कारण नियम या व्यवसायिक जो भी है उनके हित के लिए आपको संरक्षण करना। तो ये सब पूछा गया। तो बताइए कौन सा उसका मुख्य उद्देश्य था। 1927 में आया था, तो उसका उद्देश्य बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या कहता, वनों पे नियंत्रण और कड़ा करना और व्यावसायिक हितों के लिए उनके उपयोग का विनिमय करना। तो जो भी है, तो जो भी विनिमय करता था उसको नुकसान पहुंचाता था उस पर क्या रोक लगाना। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका स्वामित्व से बाहर क्यों रखा गया था, क्योंकि वे असमर्थ थे, वित्तवंशी या रिश्तेदारी प्रणाली और व्यवसाय के तरीके थे, क्योंकि वो कमजोर थे, या सही। बताइए।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। तो क्या था वहाँ पे पित्तवंशी रिश्तेदार प्रणाली और विरासत के तरीके का कारण, तो यही कारण होता था, इसलिए उसको क्या कहता है बाहर जाने से रोक टोक लगाया जाता था, उसको संरक्षण, तो ये सभी याद रखेगा, जिसमें से महिलाओं को क्या कहता बाहर में खुले रूप से उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, बहुत तरह का नियंत्रण लगाया जाता था महिलाओं पे पहले के समय में। अगला है, ग्रामीण समाज में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? कृषि भूमि, निजी, पंचायत या सरकारी, तो बताना है संपत्ति के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कौन सा है? तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि से क्या आता है आदमी रोजगार करता है, उसी से अपना जीवन यापन, तो सारा चीज करने में सारा योगदान इसी का रहता है। 16वां नंबर, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु पर, तो देखिए दूसरा पूछा गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दूसरा पूछा तो पहला कौन हो सकता है, ऐसे भी तो होगा। चलिए, तो कहा जाएगा राजस्थान, तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी जो राजस्थान है मूंगफली में सबसे ज्यादा उत्पादन में रहता है मूंगफली, ठीक है। और गुजरात का मूंगफली का अग्रणी का उत्पादक है, तो गुजरात जब बोलेगा तो मूंगफली का अग्रणी उत्पादक है, तो ये भी याद रखना, अग्रणी उत्पादक बोलेगा, अग्रणी, तो अग्रणी उत्पादक बोलेगा तो आपको गुजरात आएगा। चलिए, अब विश्व में बोलेगा प्रथम स्थान पे तो कौन है? विश्व में प्रथम में हमेशा याद रखेगा चीन, आपका चीन हमेशा ज्यादातर आपका क्या फर्स्ट नंबर पर आता है, उसके बाद क्या था भारत सेकंड नंबर पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारों के रूप में प्रयोग की जाती है? ज्वार, गेहूं, मक्का, चाय, तो बताइए भोजन के रूप में चारे के, जैसे इसमें भोजन के साथ साथ चारे के इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको, बताया कौन सा फसल है? चलिए, तो आपका कहना होगा मक्का, मक्का का क्या कहते हैं हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आता है अपना चारे जो पशु वगैरह हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी याद रखें। और ये कौन सा? खारिफ फसल, तो याद रखना एक खारिफ फसल होता है, एक रबी फसल, तो ये आपका खारिफ फसल के अंतर्गत में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके लिए उत्पादन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 27 डिग्री सेल्सियस का जलवायु होना चाहिए, वहाँ का जो तापमान होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब बोलेगा कि मक्का के उत्पादन में सबसे ज्यादा मतलब कि कौन सा मिट्टी ज्यादा योगदान देती है, तो मिट्टी बोलेगा तो जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी, बताइएगा जलोढ़ मिट्टी का योगदान सबसे ज्यादा था मक्का के उत्पादन में। अब बोलेगा कौन सा राज्य में, तो बताइएगा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तीन तो याद रखिएगा। और इसमें मक्का के खाने से ज्यादा क्या रहता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बताइएगा कार्बोहाइड्रेट, तो इतना याद आएगा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। चलिए अगला, इसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी अधिकांश भाषाएं हैं? 5, 6, 7, 4, वह संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? चलिए, तो कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं को सम्मिलित किया। कौन कौन भाषाएं? तो भाषाएं के नाम याद रखिएगा, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हैंड राइटिंग थोड़ा सा ये है तो आप हैंड राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, बस बातों को सुनिएगा। चीनी, उसके बाद फिर रसियन, स्पेनिश जो होता है रसियन, ठीक है, रसियन, फिर अरबी, तो अरबी और स्पेनिश, तो ये सब भाषा टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं, इसको याद रखिएगा। और इसको कब लिया गया था? 24 अक्टूबर 1945, तो डेट आ गया 24 अक्टूबर तो 45 में इसको एड किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है? न्यायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन, राष्ट्रीय केंद्र अभिमुख संगठन या दास्तान, तो बताया कौन सा इसका संगठन का भाग नहीं है, पूछा गया ये, चलिए बताइए। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड सैन्य संगठन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड सैन्य संगठन ये क्या एक संगठन का सदस्य नहीं है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें बोलता है बोरबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, तो की संधि हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? वियना, कॉन्टिपोल, मार्सिस या पर्सिया, तो ये क्या होगा? चलिए, तो सही आंसर के हम लोग बढ़ेंगे, और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए, तो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, तो इसका जो बियाना और कॉन्स्टेबल का इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, नंबर ए बियाना, हो जाएगा बियाना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, किस साल रूस में जस्टिन सत्ता का पतन हुआ? तो बताएं रूस में जस्टिन सत्ता का 1905, 1916, 1917, ये सारा क्लास 9 और 10 का बुक से लिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी का पूरा कॉपी किया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही हो जाएगा 1917, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछेगा जरीना एलेक्जेंड्रा थी, तो जरीना एलेक्जेंड्रा क्या थी? जर्मनी का मूल निवासी थी, फ्रांसीसी का मूल निवासी थी, डच का मूल निवासी थी, या रूस का मूल निवासी? तो जरीना एलेक्जेंड्रा क्या थी? ये कहाँ की थी? ये आपका जर्मन, तो ऑप्शन ए है, जर्मन की मूल निवासी थी, तो ये याद रखना जर्मनी की एक मूल निवासी जिसका नाम था जरीना एलेक्जेंड्रा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है क्या है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना समाजवादी और यहाँ पे खाली है कि कौन, ट्रेड यूनियन ट्रस्ट, किसान, उद्योगपति या युवा, तो किसके द्वारा स्थापना किया गया था, मतलब कि कौन को, समाजवादी के साथ साथ और किसकी स्थापना किया गया था लेबर पार्टी में, बताइए। चलिए,
तो समाजवादी के साथ यूनियन ट्रस्ट, तो याद रखिएगा ट्रेड यूनियन ट्रस्ट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दाल, ज्वार, बाजरा, तिल। तो फलीदार मतलब फलदार फसल बताइए कौन सी होगी? आपका दाल। तो याद रखिएगा फलीदार फसल कौन सी है? दाल। दाल क्यों? कि दाल वैसे फसल होता है जो क्या कहता है मृदा के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या नाइट्रोजन को अक्षम करते हैं। तो नाइट्रोजन 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 की मात्रा को सबसे ज्यादा ये सक्षम करने में होते हैं। तो ये फलीदार फसल के अंतर्गत में है। जैसे और कुछ भी फलीदार फसल जैसे आता है, मूंगफली भी आता है। मूंगफली फलीदार फसल के अंतर्गत में आता है। जैसे कि मटर आता है, सोयाबीन आता है। तो मटर हो सकता है, सोयाबीन है। तो ये सब फलीदार फसल के अंतर्गत में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये सब दाल वगैरह जो मटर वगैरह ये सब जो होता है आपका कौन सा रबी फसल। तो ये भी याद रखिए कौन सी फसल के अंतर्गत में? तो ये रबी फसल के अंतर्गत में आते हैं। तो इसको याद रखना है, ये सारा रबी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1916 में किसके नेतृत्व में चरमपंथियों के कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था? लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने, दादा भाई ने। तो कौन भाई चरमपंथियों पर नियंत्रण कर लिया गया था? चलिए तो कब 1916 में बाल गंगाधर तिलक का है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का जो क्या है चरणपंथियों पे। एक अब बंगाल विभाजन जो हो रहा था उस समय, तो 1900 जो हुआ था 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, याद होगा बंगाल विभाजन हुआ था। उसी के दौरान क्या होता था? बंगाल विभाजन के दौरान इसको क्या कहता निर्णय घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या कहता एक घोषणा किया जाता था। उसी के दौरान बाल गंगाधर तिलक क्या था अधिवेशन में सबसे ज्यादा योगदान भी दिया था। और सभी बहुत सारा इसमें एक्ट हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1916 में। 1916 में क्या था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 में किया जाता है। उसी की तरह बहुत सारा होता है और भी एक्टिविटी होता है। तो वो सब बाद में करेंगे। जिसमें से क्या होता है गरम दल नरम दल अलग अलग पार्टियों में बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन का वापस कर लिया गया था? तो बताना असहयोग आंदोलन जब चल रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, तो कौन सी घटना ऐसी घटी थी जिसमें से महात्मा गांधी को जबरन उसको क्या कहता है असहयोग आंदोलन को स्थगित करनी पड़ी थी? पहला है बंगाल प्रसिद्धि के निर्माण के दौरान, बंगाल का विभाजन करना, जलियांवाला हत्याकांड करना या चौड़े चौड़े। बताइए कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी को यह रोकना पड़ा? चलिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। कब होता था? 1922 में। तो 1922 में क्या होता है ये वाला घटना जब चौड़ा चौड़ी में क्या होता है कि एक जैसे जेल रहता है। तो ये जेल है, हम यहाँ जेल बताते थे। ये जेल रहता है तो जेल में क्या कहता है जब पुलिस वाले जब आदमी यहाँ आंदोलन के लिए आ रहा था तो ये लोग पुलिस वाले क्या कहता है ये जेल के अंदर घुस जाता है और खुद अंदर से क्या कहता है लॉक कर लेता है। लॉक कर लेता है और इसको चिराने लगता है। तो क्या कहता है स्टेशन में जो था वो मिट्टी का तेल नहीं होता मिट्टी का, तो मिट्टी का तेल था। तो मिट्टी का जब तेल था तो वो तेल क्या कहता है इसके यहाँ पे छिड़क दिया। ये तो अंदर से लोग है और ये लोग क्या है हिंदू लोग बाहर से भी इसको लोग कर देता है। बस अब ये तो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि ये तो बाहर से भी लोग कर दिया। अब मिट्टी का तेल छिड़क देता है और उस पर आग लगाता है जिसमें से एक दो ईसाई और 22 पुलिसकर्मी जो रहता है क्या होता है जल के मर जाता है। यहाँ पे पूरा झुलस कर मर जाता है। तो उसी के दौरान पूरा एकदम विद्रोह हो जाता है। तब क्या कहता महात्मा गांधी के द्वारा इसको जबरन चौड़ा चौड़ी जो है था असहयोग आंदोलन क्या कहता बंद करना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा होगा आपका 1919 में होता है जलियांवाला गया अमृतसर के जो हरियाणा के अमृतसर में होता है। क्या होता है एक सभा गठन किया जाता है और उस समय क्या होता है कर्फ्यू लगाया जाता है पर लोगों को पता नहीं रहता। वो सोचता है एक बैसाखी का मेला रहता है ये मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ कुआं रहता है। तो क्या इसमें भीड़ में आ जाता है। जब यहाँ से एक ही गेट रहता है यहाँ से जनरल डायर आता है और यहाँ पे क्या अंधाधुंध इस पर गोली चलवा देता है। अंधाधुंध गोली चलवाता है जिसमें से बहुत लोग बचने के लिए क्या कहता है ये कुआं है। इस कुआं में कूद कूद के बहुत लोग क्या कहता है बचने की कोशिश करता है पर जितना कूदते जाता है सब मरते जाता है। तो ये भी याद रखें। बंगाल विभाजन पता ही है 1905 सारा याद होगा। चलिए 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पट्टा सीतारमैया किससे पराजित हो गया था? आपको पता होगा पट्टा सीतारमैया जो भूख हड़ताल करता है आपको पता होगा। चलिए किससे हारा था? मौलाना अब्दुल कलाम से, बीपी पटेल से, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। बताइए किससे वो हार जाते हैं? मजेदार है बहुत आसान ही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जब 1939 में तो याद रखेगा 1939 में जब ये होता है तो सभा होता है अध्यक्ष के लिए तो क्या कहता है सुभाष चंद्र बोस जी से वो हार जाते हैं। ठीक है तो याद रखिए। चलिए फिर इसी के द्वारा फिर बाद में क्या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या एक अधिवेशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन जो होता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की स्थापना करता है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये याद रखें इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या 1929 में लाहौर अधिवेशन की घोषणा किया जाता है। अगला है इसमें औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किसे देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कौन से देश में होता है ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है उसी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू का फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये याद रखें फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है। इंग्लैंड जर्मनी रूस फ्रांस। तो यह आसानी है। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से थी आपका याद होगा
कहाँ, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से ही इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, देखिए 12 वनडे आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस से है, बताइए। जब इंग्लैंड ऊपर में था तो ये भी फिर इंग्लैंड ही होगा, तो सही आंसर। ये सब आसान आसान था, एकदम हल्का हल्का। 12 दूनी आंदोलन क्या था, जो किसान लोग जो वहाँ पे क्या था ना, जो उत्पादन करता था बाजार के लिए, ऊन नस्ल जो था उसको में क्या था, उसको लिए बहुत सारा कर वगैरह दिलाना जाता, उसी के दौरान क्या था, ये लोग आंदोलन करते हैं। भूमंडलीकरण का शब्द इजाद किसने और कब दिया था, पूछा गया। रूजवेल्ट 1989 में, जॉन विलियम 1990, फ्रेडरिक विलियम 1998 और ब्रिया 1999। तो कौन दिया था बताइए, सही आंसर होगा 1990। तो जॉन विलियमसन 1990 में। भूमंडलीकरण क्या था, जब एलपीजी भारत में, आपको पता होगा 1991 में एलपीजी आया था। एलपीजी, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, गी मतलब भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब था कि विदेश से जो भी कंपनियां आती थी तो भारत में निवेश करने के लिए, कोई भी कंपनियां, इस पर क्या था, जीएसटी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा, आप आइए और फ्री एकदम पूरा जितना करना है वो अपना उपभोग कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। तो वही है, जिससे क्या होता, भारत में क्या होता, परिवहन, व्यापार आदि सब में क्या होता, वृद्धि होने लगा, जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग कहाँ से आराम होता था, भारत से, चीन से, रूस से, अमेरिका। तो बताइए रेशम मार्ग कहाँ से आराम होता था। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चीन से क्या था, रेशम मार्ग का सारा आदान प्रदान किया जाता था। चलिए, रेशम के लिए बोलेगा तो आपका भारत सबसे ज़्यादा, भारत में कहाँ, भारत में पश्चिम बंगाल। तो याद रखें, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल भारत में फेमस है, जिसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर रेशम के लिए। तो गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर जो है भारत में, पश्चिम बंगाल फेमस है गोल्डन फाइबर। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन, गोविंद, जेम्स अंगली, विनोद भाभा। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, तो जेम्स अकॉर्ड सिक्की, तो इसलिए बोलते हैं पी वाई को क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइए, इससे पता चलेगा कि पी वाई को क्वेश्चन में आया हुआ था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। राजा राम मोहन का आपको पता होगा, तो 1829 में सती प्रथा पे रोक लगाया था। तो सती प्रथा पे रोक लगाने वाला यही था, ठीक है। किसके साथ मिलकर, तो विलियम बेंटिंग। तो यह बताना विलियम, तो विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर क्या कहता है, राजा राम मोहन द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया जाता। तो ये याद रखिएगा। राजा राम मोहन बहुत सारा, फिर उसके द्वारा क्या कुछ कुछ मतलब कि जगह या कुछ कुछ स्थापना भी किया था, तो वो सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बोलेगा, इससे राजा राम मोहन से बोलेगा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज, समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा ही किया जाता। ब्रह्म समाज किस कब किया जाता, 1928 में। तो 1928 में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज के स्थापना। इसके द्वारा एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया जाता, 19 मतलब 1825 में। 1825 में, यहाँ पे 25 में हिंदू कॉलेज, तो हिंदू जो कॉलेज है उसकी स्थापना किया जाती है। चलिए, नेक्स्ट, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी, यूरोप व्यापारी, चीनी के, मंगोल द्वारा या ईसाई धर्म के द्वारा। तो बताइए जापान में जो छपाई की जो तकनीक है किसके द्वारा लाई गई। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, चीनी और वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा क्या ये सारा चीज़ लाया गया। तो ये भी आपको याद रखना, तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इसमें बोलता है छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, गुटनबर्ग ने, रिचर्ड ने, और रॉबर्ट नाइन ने, एडिसन ने। तो बताइए कौन किया था। चलिए, सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो गुटेनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुटेनबर्ग। तो ये याद है, जैसे कुछ कुछ कारखाना के साथ साथ में ना कुछ कुछ का आविष्कार भी हुआ था उस समय, तो आविष्कार का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, जैसे बता देते हैं कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ पे हम, जैसे कि वाइटल, जैसे फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का हैरिसन के द्वारा किया जाता है। तो बताना रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर हैरिसन के द्वारा, हैरिसन के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का था, यूएसए का। तो रेफ्रिजरेटर का उसका हैरिसन के द्वारा किया जाता है। जैसा कि रेडियो, रेडियो के द्वारा किसका, मार्कोनी के द्वारा था, मार्कोनी। तो याद रखना मार्कोनी के द्वारा किया जाता है रेडियो का आविष्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। माइक्रोफोन जो था, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है हेनरी के द्वारा, तो हेनरी ग्राहम नहीं, हेनरी नहीं, ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल के द्वारा, तो माइक्रोफोन जो है ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया जाता है। उसके बाद डायनेमो जो है, डायमोनो, DYNAM, डायनेमो का जो है मैकल फ्राइडे। तो फ्राइडे के नाम से याद रखिए, मैकल फ्राइडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया जाता है। टेलीविजन के द्वारा, जेल के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नवाचार ने बुनकर को उत्पादन को बढ़ाने और मिल के क्षेत्र में साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद दिया था? स्पिनिंग जेनी, कपास जेनी, फ्लाई जेनी या रेवटा? ये क्या हुआ? तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे, ये भी क्वेश्चन पीवाई पहले आया हुआ है, तो ये भी पीवाई को रिपीट किया गया है। तो फ्लाई सटर ये क्या था? जब ये आया था तो क्या हुआ था कि इससे क्या होता, महिलाओं के लिए क्या होता, दिक्कत कर दिया था। क्यों? कि एक मशीन था जिसमें से क्या था, महिलाओं और वहाँ के जो ये बुनकर थे उन लोगों को क्या था, मतलब हाथ से काम जाता हुआ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है उन लोग की तुलना में ज़्यादा फास्ट काम करने लगा था, इसीलिए उन लोग विरोध भी करने लगा था। निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, मालदीव, चीन। तो कितना बार ये बता चुके हैं हम। चलिए, तो क्या हो जाएगा? चीन। तो चीन क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। सार्क मतलब क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब बोला, तो डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको याद रखिए 8 दिसंबर 1985। तो 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बोलेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बोलेगा, मुख्यालय कहाँ? तो ये आपका काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू कहाँ है आपका? नेपाल में, तो याद रखिएगा नेपाल। तो काठमांडू आपका नेपाल में, इससे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया था। इसी के दौरान फिर एक सार्क तो आ गया। सार्क में बोलेगा कौन कौन देश है जो भारत का पड़ोसी देश? भारत हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव है। तीन तो हो गया, भारत, नेपाल, मालदीव। उसके बाद कौन कौन? भूटान हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, और क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, और बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा, और बांग्लादेश। तो ये सब जो है का सदस्य माना जाता है। चलिए, सार्क के बाद एक होता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या होता है? जो बंगाल के साथ रहता है। तो बिम्स्टेक की स्थापना पूछेगा, तो बिम्स्टेक BIMSTEK। तो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की स्थापना कब किया जाता है? तो आपको बताना है 6 जून 1997। तो 6 जून, तो 6 जून हो जाएगा 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना। और ये इसका मुख्यालय कहाँ? बंगाल का ढाका। तो बंगाल, तो बंगाल का कहाँ? ढाका। तो ढाका, ढाका या टाका जो भी है, तो ढाका में इनका ये है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। इसमें भी कितना 8 देशों को जोड़ा गया था। इसमें बहुत सारा फिर चल रहा है, कौन कौन रेखा है वो सब भी देखिए। यहाँ रेखा के बारे में आ ही गया है। रेड क्लिफ रेखा भारत के कौन से देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा बताइए। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ से आपको तो याद ही होगा। तो भारत और पाकिस्तान के जो रेखा लगती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच रखने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा। अरे इसको कब निर्धारित किया जाता है? 1947, जब पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है 1947, ठीक है। भारत जब आज़ाद होता था 1947 में, तो उसी के दौरान क्या कहता है, एक रेखा बनाई जाती है, इसी का नाम बोलता है रेड क्लिफ रेखा। चलिए, श्रीलंका के बीच एक बार अगर मतलब कि जल संधि है, जो मन्नार की खाड़ी को अलग करने के बाद, उसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो श्रीलंका में जो है, श्रीलंका यहाँ एक जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। तो पाक जल संधि, जल संधि, तो इसको याद रखना, पाक जल संधि आपका श्रीलंका के साथ होता है। चलिए, अब भारत और नेपाल के बीच जो होता है काली नदी। भारत और नेपाल के बीच काली नदी बहती है, तो काली नदी के जो जल संधि है वो भी आपके साथ होता है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी में है? कृष्णा, गोदावरी, तापी या कावेरी? बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, तो हो जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान वाला नहीं बताया था ना, जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है? तो ये बोलते हैं डुरंड। तो डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ कब निर्धारित किया गया था? 1893 में इसको लागू किया। तो ये भी सारा याद रखना है। चलिए, तो इसका हो जाएगा कावेरी नदी। चलिए, तो कावेरी नदी इसका सही हो जाएगा। कावेरी नदी कहाँ से? तो कावेरी नदी बताइएगा, ये कौन सा जगह में? ये मध्य प्रदेश, तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो बताना, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? 1 मई से लेके 1 जून से, 1 जुलाई या 1 अगस्त से? तो बताइए कब इसका प्रारंभ होता है। चलिए, तो सही होगा 1 जून से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1 जून। तो याद रखें 1। चलिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ नदी जैसा है, तो जलप्रपात का नाम आया, तो कावेरी जलप्रपात है। यहाँ कुछ अन्य जलप्रपात का नाम बता देते हैं, जैसे कि हुंडरू। तो हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका रांची में, तो याद रखना रांची में। तो रांची झारखंड में, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पे है बताना है? स्वर्णरेखा नदी पे, तो बताना है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। जैसे बोलेगा धुआंधार, तो धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पे है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी, तो याद रखना नर्मदा नदी। बोलेगा कौन सा राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो धुआं जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में है। बोलेगा जोग जलप्रपात, या हाँ जोग जलप्रपात,
बोलेगा जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात कहाँ पे? आपका शरावती। तो शरावती नदी पे, शरावती नदी पे कहाँ है शरावती नदी? आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो शरावती नदी भी कर्नाटक में है। बोलेगा फिर उसके बाद चुलिया जलप्रपात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानसून के बारे में हो गया। नेक्स्ट है, अगला है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्योगों के वित्त तथा तकनीकों की सहायता दी जा रही है? 1948, 1992, 1985, 1997, क्या होगा? तो सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। नंबर बी हो जाएगा 1992। नेक्स्ट है, अगला है, इसमें पूछा गया भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सिक्किम, गोवा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। ये तो आसान क्वेश्चन है, देखिए जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे इसका क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या सबसे कम जनसंख्या अनुपात है। और यहाँ का जन 2011 का जब जनगणना तो कितना है? तो 17 वर्ग प्रति किलोमीटर। तो 17 वर्ग प्रति किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो 17 वर्ग प्रति किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या का अनुपात है। इसी में से क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे ज्यादा अधिकतम कितना? अधिकतम, अधिकतम बोलिएगा तो बिहार का है, ठीक है। बिहार का कितना है? तो वहाँ जैसे 17 था, बिहार कितना? 1106। तो 1100 वर्ग किलोमीटर है बिहार का। सबसे ज्यादा बोलेगा तो बिहार का अधिकतम है, ठीक है। और जब 2011 से 2001 का जब कंपेयर करेंगे तो 2001 में जो था, 2001 में जो यहाँ निर्धारित था कि इतना होना चाहिए, तो 2001 में जो जनसंख्या मतलब मिनिमम निर्धारित किया गया था कि इतना होना चाहिए, तो था 325। तो 325 वर्ग किलोमीटर मिनिमम निर्धारित किया गया था, परंतु 2011 में वही बढ़ के कितना हो गया? 382। तो 382 वर्ग किलोमीटर ये बढ़ के हो गया। तो सब में वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बोलेगा इसी में एक क्वेश्चन पूछेगा कि 10 के आधार पे, तो 10 के आधार पे जनसंख्या दर में सबसे ऋणात्मक, तो यह बताएगा 10 के आधार पे। तो 10 के आधार पर बताना है। 10 के आधार पे सबसे ज्यादा ऋणात्मक, तो ये याद कर रखना ऋणात्मक। तो ऋणात्मक बोलेगा तो नागालैंड। तो 10 के आधार पर ऋणात्मक नागालैंड कितना था? -0.6, -0.6% इसको निर्धारित किया गया था। अब बोलेंगे कि भारत में अनुसार लिंग अनुपात कितना था? लिंग अनुपात था पहले 913, मतलब लिंग अनुपात 933 था और बढ़ के अभी कितना होगा? 943। तो ये भी आपका ना। अब बोलेगा लिंग अनुपात में बोलेगा सबसे कम किसका लिंग अनुपात है? तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या, अच्छा लिंग अनुपात में कम से कम किसका है? आपका पंजाब। पंजाब का हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा, हरियाणा जो है, हरियाणा में क्या है? सबसे कम लिंग अनुपात है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लिंग अनुपात सबसे कम वाला बोलेगा तो कितना है? 800, 879। तो 879 है हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात। अब बोलेगा सबसे अधिक लिंग अनुपात बोलेगा तो आपका केरल में। तो ये सारा याद रखना, सबसे अधिक केरल में और सबसे कम आपका हरियाणा में, याद है। और जनगणना के अनुसार बोलेगा सबसे कम जनसंख्या कहाँ? तो सबसे कम जनसंख्या वाला बोलेगा तो आपका सिक्किम। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या बोलेगा तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अधिकतम रूप से कितने वर्षों तक जनगणना होती है? अब देखिए क्वेश्चन को हम यदि नहीं लिख पाते तो आप बात जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए, उसको पीछे करके रिपीट करके सुन लीजिएगा। 5, 10, 12, 15। अब बताना कितने वर्षों में जनगणना की जाती है? तो आपको पता ही होगा, हर 10 के आधार पे किया जाता है, हर 10 के आधार पे। अब बोलेगा जनगणना सबसे पहले किसके समय में किया गया था? तो 1872 में सबसे पहले हुआ था जनगणना। किसके समय? लॉर्ड मायो। तो मायो या मेयो, तो मेयो के समय में सबसे पहले हुआ था। उसके बाद फिर 1881, तो 72 के बाद फिर 1881 में जो होता है किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो रिपन, तो रिपन, तो रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में दूसरा बार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उप समूह कार्यशील जनसंख्या है? 15 से 30, 15 से 60, 30 से 60 या? तो कार्यशील मतलब कौन सा एज को सबसे ज्यादा बोला जाए कि एक्टिव एज या सबसे काम करने वाला होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14, मतलब 30 से लेकर जो 60 के बीच में होता है। तो इसका सही ऑप्शन में 15 से 60, ये वाला नहीं, 15 से लेकर 60 में बी नंबर जो है वही सही होगा। 15 से 60 के बीच में ये सबसे अधिक काम कर रहे हैं। अब बोलेगा सबसे कम काम करने वाला, तो आपका 14 सबसे कम, और अधिकतम बोलेगा तो 65, 65 वर्ष जो होता है इसके बाद काम करना बंद कर देता है, 14 में कम करता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। पहले भी बताए थे सीमा किसके साथ ज्यादा करता है, किसके साथ कम करता है, पहले बता चुके हैं। चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो सबसे कम बोलेगा तो अफगानिस्तान का, तो सबसे कम अफगानिस्तान का कितना करता है? ये बताएगा 106 किलोमीटर। तो 106 किलोमीटर जो होता है ये सबसे कम करता है। अब जानते कौन कौन सबसे ज्यादा करता है? तो सबसे ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा, ज्यादा में आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो
बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कितना करता है 4096, तो याद रखें 4096 या 7, तो 4096 सबसे ज़्यादा करता है। चलिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चीन, तो याद रखना चीन, चीन के साथ कितना करता है 3488, तो 3488 किलोमीटर का ज़्यादा सीमा शेयर करता है, सीमा मतलब बॉर्डर जो शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद चीन के बाद आता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कितना 3300, याद रखेंगे 3328, तो 3328 किलोमीटर का ये शेयर करता है। फिर उसके बाद नेपाल के साथ करता है, ये आपका नेपाल, तो नेपाल का साथ कितना है 1751 क्या करता है। फिर उसके बाद म्यांमार का साथ करता है, म्यांमार का साथ कितना 1643 करता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है भूटान, तो भूटान का 699। तो ये इतना याद रखेगा, तारा टोटल डाटा आपको याद रखना होगा, ताकि आपको पता चलेगा एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हम पूछेगा श्रीलंका को स्वतंत्र कब मिली थी, तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला था 1947, 1948, 1949, 1950, तो बताइए कब इसको मतलब कि आज़ादी मिली थी। चलिए, श्रीलंका जो होता है भारत के बाद में होता है, तो याद रखना 1948, तो सही आंसर ऑप्शन भी 19। अच्छा, इससे और एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे कि बॉर्डर वाला सा क्वेश्चन जब आया तो बॉर्डर का कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बोलेगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो बताना उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से लेके दक्षिण का विस्तार, उत्तर से लेके इससे क्वेश्चन बनेगा इसलिए बता रहे हैं, उत्तर से लेके दक्षिण का विस्तार कितना होता है 3214 किलोमीटर, तो ये बना उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है, तो ये याद रखना है। फिर जब बोलेगा पूरब से पश्चिम, तो ये उत्तर से जैसे अब बोलेगा पूर्व से लेकर पश्चिम का, पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है, तो विस्तार है 2933 किलोमीटर, तो 2933 किलोमीटर है, ये याद रखना है। अब बोलेगा भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई स्थल सीमा की, तो टोटल जो लंबाई है स्थल सीमा की कितना है 15,200, तो 15,200 टोटल लंबाई है, ये आपको याद रखना होगा। भूमि के साथ कितना शेयर करता है, पानी के साथ कितना शेयर करता है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोलता है मापी क्या है, मापी पूछा गया क्या है, अनुपात है, श्रीलंका कथन है, दूरी है, इनमें से कोई नहीं। मापी, मापी क्या है, एक प्रकार का अनुपात, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुपात है। पृथ्वी के अक्ष पर सिरों को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी है ये है, तो अक्ष के सिरा, जो सिरा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के जो अक्ष है इसको सिरा क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम ध्रुव कहते हैं। तो ये तो हम पहले ये ज्योग्राफी वाला पढ़ाए थे, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करिए थे, तो इसको कहते हैं ध्रुव। और जो पृथ्वी के कितना अक्ष में झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री, तो याद रखना 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री अक्ष पे क्या है झुका हुआ है। अक्षांश किसको कहता है, देशांतर के, तो ये जो लाइनिंग रहता है ये छोटा वाला लाइन, ये लंबी लंबी जो लाइन रहती है इसको बोलते हैं अक्षांश, इसको बोलते हैं अक्षांश। और ये आपका जो लंबा लंबा, ये लंबा लंबा लाइनिंग जो रहता है ये लंबा लंबा, तो इसको बोलते हैं देशांतर, तो इसको बोलते हैं देशांतर। याद करने कैसे है, देखिए अक्ष मतलब छोटा, तो देखिए अक्षांश, अक्षांश मतलब छोटा, तो छोटा से याद रखिए। देशांतर, देशांतर क्या लंबी लंबी, तो लंबा लंबा से याद रखिएगा देशांतर। ऐसे भी करके विषुवत रेखा क्या होता है, जो आपका बीचों बीच भारत के जो बीचों बीच जाती है, ये है ले मैप, भारत के जो बीचों बीच जो ये रेखा जो गुजरती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, तो ये भी याद रखना 0 डिग्री पे। इसके बाद फिर 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो इधर जाता है तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। फिर इसके बाद ज़्यादा, फिर यहाँ से होता है, फिर यहाँ जो होता है सबसे ज़्यादा कम मतलब यहाँ पे 0 डिग्री पे होता है। फिर उष्णकटिबंधीय होता है, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, तो वो सारा हम डिटेल करवा दिए हैं, तो जियोग्राफी वाला जो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दुनिया का प्रदूषित नदियों में शामिल है सतलज, कावेरी, चिनाब, गंगा, तो प्रदूषित नदियों में शामिल है ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो क्या होगा, गंगा नदी क्या है दुनिया का सबसे प्रदूषित नदियों में से एक होता है। चलिए, अब जानते हैं सतलज, गंगा ये सब के बारे में, चलिए इतना अभी डिटेल नहीं करेंगे, आगे करेंगे बाद में फिर करेंगे। किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत बताना, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ये टोटल महाद्वीप कितने हैं आपके पास 7 महाद्वीप है, तो ये भी आपको याद रखना, टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में भारत कौन सा महाद्वीप में है बताना है। भारत आपका एशिया महाद्वीप, तो याद रखिए 49 का सही आंसर होगा, भारत आपका एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, भारत का बोलेगा उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध, देखिए ये पूरब, इधर से पूरब से पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। भारत बोलेगा उत्तर से पश्चिम, तो मैंने बोलेगा जो उत्तरी से लेकर दक्षिणी, उत्तरी से जो उत्तरी गोलार्ध का कितना होता है, तो ये होता है 8 डिग्री 4, यहाँ से होता है ना, तो 8 डिग्री 4 से जो लेता है नीचे की ओर आएगा ये बढ़ के जाता है कितना 37, तो 37 के बीच में आता है। फिर जो भारत को बोलेगा दक्षिण से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से लेकर दक्षिण की ओर, तो इसको बोलता है कितना होता है 68 डिग्री 7, तो 68 डिग्री 7 से लेकर कितना जाता है 97 ना, 97 डिग्री 25 तक जाता है, तो ये भी आपको सारा याद रखना, सारा क्वेश्चन बनेगा।
बोलेगा कि भारत में विश्व में इसका कितना स्थान है, तो विश्व में का 7वां स्थान है। तो भारत में विश्व का 7वां स्थान बड़ा देश है, विश्व में 7वां स्थान में इसमें आता है। ठीक है, बोलेगा इसकी लंबाई कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल कितनी है, तो आपको बताना 32 लाख। भारत का जो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 32 लाख कितना हो जाएगा, 32,87,363, नहीं 263, हाँ 32, तो 32,87,263 भारत के कहते हैं क्षेत्रफल, टोटल लंबाई जो है वो है, याद रखना है। और क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज में बोलेगा, तो 2.42, क्षेत्रफल में बोले कितना परसेंटेज में है, तो ये बताएंगे 2.42% में यह फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का खनिजों में समृद्ध है। तो देखें इसमें फिर बताना भी भूल गए कि 7 कौन कौन है, जैसे एशिया होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका होता है, फिर उसके बाद यूरोप होता है, उसके बाद फिर होता है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सारा आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, कोयला, सोना, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो मध्य प्रदेश के खनिजों में समृद्ध कौन सा है, क्या होगा इसका, कोयला। तो कोयला आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। मतलब झारखंड जो है क्या 40% ऐसा है कि अकेले क्या कहता है, झारखंड, तो झारखंड से 40% अकेले ये शेयर करता है। तो ये भी आपको याद रखना, 40% अकेले ये झारखंड देता है। फिर उसके बाद फिर कच्चा मालों में भी उत्पादन में भारत का योगदान रहता है। तो ये सारा योगदान देता है कोयला का। सबका कोयला का 4 प्रकार होता है, मतलब बिटुमिन होता है, एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद जो है 4 प्रकार, तो उसको भी याद रखना। सबसे ज़्यादा अच्छा विटामिन माना जाता है। इस तरह के वो हम पहले डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अभी उतना डिटेल नहीं करेंगे। आज की वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बिहार स्टेट का PYQ, तो ये स्टेट से संबंधित जितना भी है सारा PYQ चैनल पे आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको बाहर से कहीं नहीं ढूंढना, आपको सारा PYQ और प्रैक्टिस सेट यहीं पे आपको सारा इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको बाहर से कहीं भी नहीं देना, इससे आप कर लीजिएगा तो एग्जाम पास हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।